बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र। तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइज़र से कि ये फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है। प्लांट के कुछ ज़रूरियात होते हैं, उसमें वाटर हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ गैसेस हैं जिसके बग़ैर प्लांट नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं कर सकता। तो जिस तरह हमें मालूम है कि न्यूट्रिएंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, और प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो सॉइल में मौजूद होते हैं। तो ज़्यादातर सॉइल ऐसी हैं जिनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, nutrients that are required for optimum growth of plant. That's why nutrients are added to the soil to get desired result. For example, more fruit, faster growth. In plants, such a nutrient are called fertilizer. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉइल है और उसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी है, तो हम अपनी मन के मुताबिक, हम अपने ज़रूरत के मुताबिक, हम अपने डिज़ायर के मुताबिक उसमें वही न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं जिससे हम वो पार्टिकुलर रिज़ल्ट हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर एक न्यूट्रिएंट है वो प्लांट की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, तो अगर हम चाहें कि प्लांट के ग्रोथ को स्पीड अप करें तो हम सॉइल में वही न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। और इसी तरह जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की फ्लावर प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, जो है ग्रोथ, इसके अलावा प्लांट की जो है ग्रोथ इन्हांसमेंट, जितने भी चीज़ें हैं ये अगर हम सॉइल में ऐड करते हैं तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं फर्टिलाइज़र। ये क्या कहलाते हैं? ये फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। फर्टिलाइज़र फिर टू टाइप हैं, एक हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और दूसरा हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र है, या उसका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो एनिमल और प्लांट के मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल या प्लांट मटेरियल जिस तरह के है लीव्स हैं, बार्क हैं, वुड हैं, चिप्स हैं, सीड हल्स हैं और कॉर्न हस्क है, ये तमाम चीज़ें क्या बनाते हैं? ये इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट वो फर्टिलाइज़र जो हम हासिल करते हैं प्लांट और एनिमल की मटेरियल से, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होंगे। आइए इसके एडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, इसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। दूसरी बात, सॉइल मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर रिटेन करता है, होल्ड करता है, और इसी वजह से इरिएशन होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से सॉइल में इरिएशन होता है। इरिएशन हमारे पास वो प्रोसेस हैं जो सॉइल में छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं, तो उसी में गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का दूसरा इम्पोर्टेंस है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये न्यूट्रिएंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखता है और कंटिन्यूसली या स्लोली जो है वो न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करता है सॉइल में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कॉन्स्टेंटली और स्लोली न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करता है सॉइल में। तो मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। तीसरा, लीचिंग का इसमें रिस्क कम होगा। और फोर्थ वन, एनकरेज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल में ये एबिलिटी जो है वो पैदा हो जाएगा कि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड रखेगा। तो ये एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ आते हैं तो ये इनऑर्गेनिक वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो हम केमिकल कंपाउंड से तैयार करते हैं। जिस तरह
अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। और इसके एग्जांपल हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, माइन रॉक, फास्फेट एंड लाइमस्टोन। इस तरह ये हमारे पास इसके एग्जांपल हैं, और जो केमिकल के नाम हमने मेंशन किए कंपाउंड के, उसी से ये तैयार की जाती हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के भी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें हायर और अकुरेंट अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, मतलब जितना आप चाहे उतना ही ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में तो हमें जो है फिक्स क्वांटिटी मालूम नहीं होती कि नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है। इसमें हम जो है वो अकुरेट अमाउंट जो है नाइट्रोजन का या हायर अमाउंट जो है इसमें मौजूद होता है। इसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ प्रमोट होता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस इनकरेज हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से स्टेम और लीव्स वो तरक्की करते हैं। दूसरा, हायर अमाउंट ऑफ फास्फोरस जो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र में, इसकी वजह से ज़्यादा फ्लावर होते हैं, ज़्यादा फ्रूट होता है और फ्रूट्स हेल्थियर हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर वर्ड हैज़र्ड यूज़ हुआ है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। हैज़र्ड वो लाहिक ख़तरात होते हैं। हैज़र्ड वो चीज़ जिसमें नुकसान काज करने की सलाहियत भी हो। एडवांटेजेस तो भी इसके हैं, पर ये एक हैज़र्ड भी है एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसकी वजह से सॉइल में सैलिनिटी मीन दैट द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और इसके अलावा एसिडिटी, ये सॉइल के पीएच को कम करता है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से सॉइल में एसिडिटी आती है और सैलिनिटी आती है। दूसरा, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में काज एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैस, जिस तरह नाइट्रस ऑक्साइड। इसके इस्तेमाल से और स्टोरेज से नाइट्रस ऑक्साइड जैसा ख़तरनाक गैस रिलीज होता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर के लिए ये सबसे ख़तरनाक है। द मेजर रिस्क टू द ग्राउंड वाटर क्वालिटी फ्रॉम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन ऑफ NO3 लीचिंग टू ग्राउंड वाटर सोर्स, और इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी या अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। तो ये वाटर पोल्यूशन भी काज करता है। इसके अलावा इसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है। यूट्रिफिकेशन का ख़तरा भी लाहिक होता है अगर हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र को। यूट्रिफिकेशन जब हम ज़मीनों में, खेतों में ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के इस्तेमाल के बाद बारिश के पानी से ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये बह जाते हैं फोन्स में, रिवर्स में, दरियाओं में और फोन्स वगैरह में ये बह जाते हैं, और वहाँ इन न्यूट्रिएंट की वजह से अलगल ग्रोथ प्रमोट होता है, अलजी का ग्रोथ होता है प्लांट पानी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। तो ये ख़तरनाक ये इन हैज़र्ड हैं जो नुकसान भी काज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। इंसान के खुराक में जो चीज़ें शामिल हैं वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा सोर्स है और मेजर सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और दूसरी बात आप याद रखिए, हमारे ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज पर फीडिंग करता है, ग्लूकोज उसका खुराक है और यह भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पर किस चीज़ से बना है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
सर इसका फार्मूला है C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें इसमें ये एलिमेंट शामिल हैं। हम कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की शक्ल में ये हम ऑब्टेन करते हैं। स्टार्च क्या चीज़ है? जब प्लांट ग्लूकोज को लॉन्ग चेन की शक्ल में स्टोर करते हैं, ये स्टार्च कहलाता है। ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। कहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट को हासिल करते हैं? तो पोटैटो से, राइस से, ब्रेड से और सेरल से। सीरियल्स में तमाम और चीज़ें आती है, व्हीट हैं, कॉर्न है, माइस हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज सिंपल यूनिट है, स्टार्च एक कम्प्लेक्स यूनिट है। तो ग्लूकोज कंबाइन होकर स्टार्च बनाते हैं। तो जब हम दोबारा स्टार्च को उनकी ब्रेकडाउन करेंगे तो ग्लूकोज बनेंगे। तो वापस हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या यूनिट हासिल करते हैं ग्लूकोज, और ये ब्लड के साथ शामिल हो जाते हैं ये ग्लूकोज, जहाँ पर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फुली ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये 4000 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कितनी? 4000 कैलोरीज एनर्जी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस किया जाता है। जो ग्लूकोज सेल्स इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हमारी ज़रूरियात पूरे हुए, अब भी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद है, तो बॉडी उसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती हैं ग्लाइकोजन में। और मसल्स के अलावा लिवर में ये ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। दोबारा जब हमें ज़रूरत होती है फूड का, तो ये ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और इसी तरीके से बॉडी में एनर्जी के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये वापस आती हैं। फिर अगर ज़रूरत नहीं हो दोबारा कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लाइकोजन में। ठीक। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो प्रोटीन है। इंसानी फूड का दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन बॉडी में रिपेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जो पुराने सेल्स गिर जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए, या एक पार्ट डैमेज हो जाता है उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। तो प्रोटीन सिंपल यूनिट्स होते हैं, अमाइनो एसिड उससे बने हैं, और फिर अमाइनो एसिड में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, और कभी कभार अमाइनो एसिड में सल्फर भी शामिल होता है। प्रोटीन लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड यानी इसके स्मॉल यूनिट्स में, और फिर सेल्स में दोबारा वही अमाइनो एसिड को कंबाइन या कलेक्ट करके हाथ सीक्वेंस पर ये जुड़ जाते हैं और दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन एसेंशियल कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, मेम्ब्रेन का, इसके अलावा सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका। इसके अलावा ये मसल का भी हिस्सा है, लिगामेंट्स का भी हिस्सा है, टेंडन का भी हिस्सा है। और कुछ प्रोटीन एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। इस तरह हमने एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल होते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4000 कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। प्रोटीन हम कहाँ से हासिल करेंगे? तो प्लांट में हम बीन्स, पल्सेस, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट, और एनिमल में चीज़, मिल्क, पोल्ट्री, फिशेस, मटन एंड बीफ, ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेस हैं। होम असाइनमेंट, राइट एंड मेमोराइज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। आप लोगों को प्रोटीन के इम्पोर्टेंस मेमोराइज करने हैं, राइट करने हैं कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है तो तब क्या होगा, और इसकी वजह से बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी होगा।